गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो हम सब बहुत अच्छे से लूसेंट किताब को पढ़ रहे हैं। ये रहा लूसेंट किताब। ये सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीक़े से, कंसेप्ट वाइज हर चीज़ सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है, तो ये वाला चीज़ पढ़ना है। क्लास नंबर 8 पढ़ाई करना है। वाकाटक राजवंश, मैत्रक राजवंश, पुष्पविभूति वंश, वर्धन वंश। ये आप लूसेंट को देख लो, कहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वाकाटक राजवंश चैप्टर नंबर 22, और फिर ये देखो यहाँ पे मैत्रक राजवंश, फिर पुष्पविभूति वंश और वर्धन वंश। प्रैक्टिस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ऐसे शासक हैं वो। तो चलो देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो हम लोग को पढ़ाई करना है वाकाटक राजवंश, एक एक चीज़ एकदम बढ़िया से कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मैं अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो सारा कुछ इसमें दिया है, एक एक चीज़ हर पॉइंट, ठीक है, मैं इसमें अच्छे तरीके से कवर कर दिया हूँ एकदम बढ़िया से। एरो घुमा के पहले पूरा वीडियोस देखना, फिर नोट्स बनाना, तब समझ में आएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा घनचक्कर है इसमें, आज के कॉन्सेप्ट में हर्षवर्धन वाला सेक्शन में, या फिर यहाँ पे भी थोड़ा सेक्शन में घनचक्कर है। तो यहाँ पे भी थोड़ा देख लो, एकदम बढ़िया से लिखे हुए हैं। देख लो कितना एरो आज घुमाया गया है, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आज टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश। जब गुप्ता साम्राज्य समाप्त हुआ तो बहुत ऐसे वंश आए गुप्ता के बाद से, जो उसमें से वाकाटक राजवंश है, मैत्रक है और पुष्पविभूति है। ये इसमें गुप्ता साम्राज्य कंट्रोल नहीं है। यहाँ गुप्ता का पतन हो गया है, गुप्ता साम्राज्य का पतन हो गया है। तो ये सारा स्टार्ट हुआ है गुप्ता साम्राज्य के बाद। हम लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे क्लास को रिवीजन कर रहे होंगे पीछे। तो क्योंकि हर चीज़ सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा ना, तो हम लोग को अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम पहली बार ऐसा लूसेंट को पढ़ रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं, क्या आप सही में लूसेंट पूरा कंप्लीट कराइएगा? तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई देखो, इसका चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता दिया हूँ कि हमारा सिलेबस 15 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और ऐसे ही पूरे कंसेप्ट वाइज मैं ख़त्म करा दूंगा। एक एक चीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो मेरे भाई। जितना हम क्लास कर रहे हैं ना, तुम कहीं ऑफलाइन में पढ़ता ना, तो तुमको 3 4 5 दिन क्लास करने में ये लगता है, लेकिन हम लोग एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिलेबस फास्ट खींचना है, और ये चीज़ अरेंज करने में हमको टाइम लगता है, तुमको नहीं लगता होगा। बस तुम लिखो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास दोस्त। देखो वाकाटक राजवंश चैप्टर नंबर 22, ठीक है। एक चीज़ मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ, लूसेंट के जो स्टार्टिंग में है ना, सीक्वेंस जहाँ दिया है वहाँ पे देखो भाई। यहाँ पे एक देख लो मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत, यहाँ से पूरा कंसेप्ट वाइज, और हमको कहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। वाकाटक राजवंश यहाँ तक कंप्लीट कर लिए 22, फिर आज करेंगे 23, फिर 24। बस हमको बच जाएगा ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, पहलव वंश, ये सीमावर्ती राजवंश के उद्भव, फिर राजपूत। 3 चैप्टर और बचा है। टाइम लगेगा हिस्ट्री में बस। बाकी जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, अच्छे से और पढ़ाएंगे भाई एकदम, उसमें भी थोड़ा सा इतना टाइम नहीं लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। वाकाटक राजवंश चैप्टर नंबर 22। संस्थापक थे विंध्य शक्ति। वाकाटक राजवंश संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ये जो राजवंश था ना, सातवाहनों के अधीन था, और इनकी राजधानी थी नंदीवर्मन। अब जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति, क्योंकि ये प्रथम राजा हुए, इनके बाद से एक दूसरा राजा हुए प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, सातवाहनों के अधीन था, राजधानी था नंदीवर्मन। फिर जो विंध्य शक्ति थे, इनके बाद से अगला राजा हुए प्रवरसेन। अब प्रवरसेन के बारे में समझते हैं। प्रवरसेन जो थे ना, अकेला ऐसा राजा थे जिनके पास सम्राट की उपाधि थी। अभी तक जितने राजा पढ़े थे ना हम लोग, उसमें से सबसे जरूरी थे कौन?
प्रवर सेन, इनके पास सम्राट की उपाधि थी, एक ऐसा राजा थे बस। अब प्रवर सेन के बाद से वाकाटक राजवंश, प्रवर सेन के बाद से वाकाटक राजवंश दो भाग में बट गया। पूर्वी शाखा जिसको हम प्रधान कहते हैं, पश्चिमी शाखा जिसको हम वसीम कहते हैं। एक एक चीज भाई अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्ट वाइज, ये नोट्स तुमको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे इन फ्यूचर में कभी भी। भाई लूसेंट पढ़ के लोग बहुत आगे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए हैं। देखो तो प्रवर सेन के बाद से वाकाटक राजवंश दो भागों में बट गया। पूर्वी शाखा जिसे प्रधान कहते हैं, पश्चिमी शाखा वसीम कहते हैं। एक बार बुक में भी देख लो भाई, यहाँ पे पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा देख रहे हो भाई, वसीम और यहाँ पे प्रधान दिख रहा है भाई लूसेंट में। तो एक एक चीज बढ़िया से अरेंज करके दिखा रहे हैं। अगर ऐसे इमेज को विजुअलाइज करके पढ़ोगे ना भाई तो तुमको याद हो जाएगा लंबे समय तक, भूर नहीं पड़ेगा। एक बार रिवीजन करोगे 2 मिनट 4 मिनट लगेगा टाइम, सब दिमाग में रिकैप हो जाएगा। थोड़ा सा गला खराब हो गया है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखो दो शाखा में बट गया था, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। तो पूर्वी शाखा हम पहले पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ये सारा चीज पूर्वी शाखा, यहाँ से पूर्वी शाखा पढ़ेंगे ये सब। ये पश्चिमी शाखा है, बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे पश्चिमी शाखा, यहाँ पे पढ़ेंगे पश्चिमी शाखा, ये सब पश्चिमी शाखा है। तो पूर्वी शाखा स्टार्ट करते हैं। तो पूर्वी शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। और पृथ्वी सेन द्वितीय थे ना वाकाटक वंश के पूर्वी शाखा के अंतिम शासक थे। इनके बाद से ना ये राज्य, ये साम्राज्य पूर्वी शाखा पश्चिमी शाखा के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो रुद्रसेन प्रथम थे, प्रवर सेन द्वितीय थे, नरेंद्र सेन थे, पृथ्वी सेन द्वितीय जो कि अंतिम शासक थे। इनके बाद से ये वंश इनके हाथ में चला गया था, पश्चिमी शाखा के हाथ में। अब देखो थोड़ा सा आगे, जो पूर्वी शाखा की राजधानी राजा है ना प्रवर सेन, इन्होंने पूर्वी शाखा की राजधानी नंदी वर्मन से परवरपुर कर दिया। यहाँ पे हम पढ़े थे ना वाकाटक राजवंश के राजधानी नंदी वर्मन। तो जब ये दो शाखा में बट गया तो ये जो पूर्वी शाखा है ना, दो शाखा में बट गया, तो ये जो पूर्वी शाखा है इसकी राजधानी नंदी वर्मन से परवरपुर हो गया। प्रवर सेन द्वितीय ने किया, देख लो भाई, प्रवर सेन द्वितीय, यहाँ से एरो घुमाए हैं, नंदी वर्मन से परवरपुर। अब थोड़ा सा कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी किताब में दिया गया है, मैं भी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त शासक थे, उनकी एक पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त शासक थे, इनकी एक पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। इनका शादी रुद्रसेन से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो कि वाकाटक राजवंश की पूर्वी शाखा के राजा थे। रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनके दो गो बेटा थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, लेकिन अस्वस्थ थे। जब इनका विवाह हो गया था ना तो इनकी मृत्यु हो गई थी। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई विवाह के बाद से, लेकिन इनके दो गो बेटा थे अस्वस्थ से, तो विवाह के बाद से प्रभावती गुप्ता ने शासन चलाया था। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? एक बार और सुनो। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक थे, इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। इसका शादी रुद्रसेन से हुआ था जो कि वाकाटक वंश के पूर्वी शाखा के राजा थे, रुद्रसेन द्वितीय। इनका दो गो बेटा दिवाकर सेन और दामोदर सेन, लेकिन जब इनका जो दो गो बेटा हो गया था तो इनकी मृत्यु हो गई थी, रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद से पता चलता है कि इनका जो बेटा थे स्वस्थ नहीं थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन स्वस्थ नहीं थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई है और इनके बेटा स्वस्थ नहीं है, तो इनकी माता प्रभावती गुप्ता ने शासन चलाया था, वाकाटक राजवंश की पूर्वी शाखा का शासन चलाया था। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, पश्चिमी शाखा वसीम शाखा के वाकाटक। यहाँ पे देख लो वसीम शाखा के वाकाटक जो कि पश्चिमी शाखा कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये सारा चीज लिखा हुआ है, हम भी सारा चीज लिख दिए हैं, अच्छे तरीके से समझा दिए हैं भाई। वीडियोस को देखना, नोट्स को बनाना, रिवीजन करना, लूसेंट बुक बहुत अच्छे से हम कवर करा देंगे भाई, इसका चिंता मत करना। इस शाखा के प्रमुख राजा प्रवर सेन, सर्वसेन और विद्याशक्ति द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय भी थे इधर। जो सर्वसेन थे ना वो संस्थापक थे, पश्चिमी शाखा के संस्थापक थे। अब इनकी राजधानी सर्वसेन कहाँ रखे थे? तो वत्स्यगुल्म रखे थे, वत्स्यगुल्म। राजधानी कहाँ रखे थे? वत्स्यगुल्म। पश्चिमी शाखा की राजधानी वत्स्यगुल्म सर्वसेन ने रखा था, जो कि संस्थापक थे। अब
सर्वाधिक शक्तिशाली हरिसेन थे, जो कि पश्चिमी शाखा के अंतिम शासक थे। इन्हीं के हाथ में मिला था पूर्वी शाखा, हरिसेन के हाथ में मिला था। प्रमुख राजा प्रवरसेन थे और संस्थापक थे सर्वसेन। और अगला शासक कौन थे? तो बिंदु शक्ति द्वितीय थे। राजधानी कहाँ सर्वसेन बनाया था? तो वत्सगुल में बनाया था। सर्वाधिक शक्तिशाली हरिसेन थे, जो कि अंतिम शासक थे पश्चिमी शाखा के। अब देखो, जो प्रवरसेन थे ना, इनकी रचना थी सेतु बंधु। किताब में लिखा गया है भाई, याद कर लेना, 1 नंबर का आता है स्टैटिक्स में। प्रवरसेन द्वितीय थे ना, इनकी रचना थे सेतु बंधु। और सर्वसेन की रचना हरिविजय। कालिदास की रचना मेघदूत। कालिदास की रचना मेघदूत। और व्याघ्रदेव, जो व्याघ्रदेव थे ना, वो नचना मंदिर का निर्माण कराए थे। तो क्या? तो नचना मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? तो व्याघ्रदेव। तो ये शाखा भी समझ में आ गया। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। पश्चिमी शाखा वासिम शाखा के वाकाटक है। प्रमुख राजा प्रवरसेन, सर्वसेन। संस्थापक कौन थे? तो सर्वसेन थे। फिर राजा बिंदु शक्ति द्वितीय थे, प्रवरसेन द्वितीय भी थे। अब राजधानी कहाँ बनवाया था सर्वसेन ने? तो वत्सगुल बनवाया था। सर्वाधिक शक्तिशाली हरिसेन अंतिम राजा थे, इन्हीं के हाथ में आया था पूर्वी शाखा। प्रवरसेन द्वितीय की रचना थी सेतु बंधु। बार बार सुनो, प्रवरसेन द्वितीय की रचना क्या थी? सेतु बंधु। फिर एक जो सर्वसेन राजा थे, उनकी रचना क्या थी? हरिविजय। कालिदास का मेघदूत। अब व्याघ्रदेव जी थे ना, नचना मंदिर के निर्माण कराए थे। अब यहाँ पे देखो, अजंता गुफा के संरक्षण, तो हम भी बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। अजंता गुफा के संरक्षण, हर चीज़ लिखे हैं। 2 पॉइंट ये एक्स्ट्रा था भाई, जरूरी था, लिखवा दिए हैं। इसका चिंता मत करो, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम करा रहे हैं। एक बार लूसेंट कंप्लीट कर लो, दोबारा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार पढ़ो, बार बार देखो, समझो। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखो, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में पूछो। और ये नोट्स PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। अजंता गुफा के संरक्षण, गुफा संख्या 16 जो संरक्षण दिए थे बराहदेव ने। गुफा संख्या 16 को संरक्षण दिए थे बराहदेव ने, जो हरिसेन के प्रधानमंत्री थे। गुफा संख्या 17 और 20 उपेंद्र गुप्त ने, हरिसेन के सामंत थे। अब देखो, अजंता की गुफाओं का राकटक वाकाटक शासक हरिसेन द्वारा था। अजंता गुफाओं का राकटक वाकाटक शासन हरिसेन द्वारा था। अब देखो, लीलावती और गणित सार संग्रह, ये जो 2 पुस्तक है, लीलावती और गणित सार संग्रह 2 पुस्तक है, गणितज्ञ बेस पर आधारित है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय, गणित सार संग्रह का लेखक महावीर। ये दोनों पुस्तक थी गणितज्ञ पर आधारित है। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय, गणित सार संग्रह के लेखक महावीर। ये दोनों पुस्तक है गणितज्ञ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गणित ये बनाया गया है ये पुस्तक। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैत्रक राजवंश ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपके लूसेंट बुक में भी मैत्रक राजवंश यहाँ से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब चलिए पढ़ाई करते हैं मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश संस्थापक भट्टारक थे। गुप्ता के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे भट्टारक। मैत्रक राजवंश संस्थापक थे भट्टारक। गुप्ता के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए थे। जो मैत्रक राजवंश थी, इनकी राजधानी बल्लभी थी, गुजरात। कहाँ थी? तो बल्लभी थी, गुजरात। अब मैत्रक राजवंश के कुछ प्रमुख शासक पढ़ेंगे, कुछ प्रतापी शासक पढ़ेंगे। तो प्रमुख शासक थे भट्टारक, धरसेन प्रथम, द्रोण सिंह, शिलादित्य सातवें, जो कि अंतिम शासक थे मैत्रक राजवंश के। प्रतापी शासक कौन थे? शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य तृतीय। कुछ नोट्स में देखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्रुवसेन द्वितीय के शासन में चीनी यात्री हर्षांग गुजरात आए थे। भारत नहीं, गुजरात आए थे, याद कर लो। भारत में आ चुके थे, लेकिन गुजरात आए थे। ध्रुवसेन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री हर्षांग गुजरात गए थे, गुजरात बल्लभी में गए थे। अब देखो, मैत्रक जो राजवंश थी ना, यहाँ पे किस तरीके की शासन चलती, यहाँ पे उस समय किसका कैसा शासन प्रणाली था? तो शासन प्रणाली था राजतंत्र, ठीक है। वहाँ पे राजा थे, मतलब डिक्टेटरशिप था वहाँ पे, जो राजा कहते थे वहीं लोग प्रजा करती थी, ठीक है। राजतंत्र था। प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो संस्कृत। जो वहाँ की जो प्रशासनिक विभाग थी ना, वहाँ पे संस्कृत बोला जाता है, मतलब संस्कृत बोला जाता था। इस समय भाई हिंदुओं का मतलब काफ़ी उत्थान हुआ था इस समय भी,
मैत्रक, राजवंशी सब राजा जो हिंदू थे ना, तो हिंदुओं का काफ़ी उत्थान हुआ था। अब ये भी पढ़े हैं कैसे मुस्लिम शासक आए, हमारे देश पर आक्रमण किए थे, क्या उनका आइडियोलॉजी रहा था, हमारे भारत के राजा ने क्या विचारधारा बनाया, वो उनका क्या विचारधारा था, कैसे दूसरे की विचारधारा कंट्राडिक्ट कर रही है तो हम लोग गुलाम हो गए। ये सब चीज़ पढ़ेंगे आगे, सीक्वेंस वाइज चल देंगे बस। थोड़ा सा है और देख लेते हैं। शासन प्रणाली क्या थी? राजतंत्र था। प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। अरब आक्रमण के कारण इस वंश का पतन हो गया। देख रहे हो, अरबों का आक्रमण धीरे धीरे आ रहा है, खत्म हो रहा है, यानी प्राचीन खत्म हो रहा है। यहाँ पे हिंट मिलने लगे, अरब आक्रमण के कारण इस वंश का पतन हो गया, मैत्रक वंश का पतन हो गया जब अरब का आक्रमण हुआ था। तो अब हिंट मिल रहा है ना हमारा कि अरब का आक्रमण आ रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे ही पढ़ा था हिस्ट्री को लिंक करके। भाई एक बार लिंक करके हम पढ़ लेंगे ना, तो बस दोबारा आपको हिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी किताब हो, कहीं से हो, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यहाँ पे देख लो, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। चलो पढ़ाई करते हैं। पुष्यभूति संस्थापक थे, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, राजधानी थी थानेश्वर। संस्थापक थे पुष्यभूति, राजधानी थी थानेश्वर। स्वतंत्र जन्मदाता प्रभाकर वर्धन थे। इस राज्य को अकेले स्वतंत्र जन्मदाता माना जाता है प्रभाकर वर्धन को। संस्थापक तो थे ये, लेकिन उस समय गुप्तों के अधीन था, थोड़ा बहुत गुप्तों का इनडायरेक्टली प्रचलन था पुष्यभूति पर, लेकिन स्वतंत्र दिलाया था किसने? प्रभाकर वर्धन ने। तो इसलिए स्वतंत्र जन्मदाता कहते हैं प्रभाकर वर्धन को। हो सकता है भाई तुमको लग रहा है कि एक ही शब्द बार बार हम क्यों बोल रहे हैं। भाई तुम बार बार सुनोगे, तुमको याद हो जाएगा, समझ में आएगा, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। तो स्वतंत्र जन्मदाता थे पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक और महाधिराज। बहुत प्रतापी राजा थे ना, बहुत योग्य राजा थे, तो इनकी उपाधि थी महाभट्टारक और महाधिराज। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवाया था। तो स्वतंत्र जन्मदाता थे प्रभाकर वर्धन को उपाधि थी परम भट्टारक महाधिराज। बार बार रटो, प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी महाधिराज, भट्टारक, परम भट्टारक। ऐसे पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो, पेज को पलटो, फोटो खींच लो, दिमाग में नचाते रहो भाई, इस बार सिलेक्शन पक्का। चलो भाई ज्यादा बोल दिए। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवाया था। बोधगया बिहार में है। शशांक अलग राजा है, इसके बारे में अलग कहानी यहाँ पे लिखा गया है शशांक के बारे में। ठीक है, शशांक के बारे में कहाँ है? शशांक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। शशांक के बारे में ये जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ेंगे। कनौज का प्राचीन नाम महोदया था। महोदया थोड़ा ग्रंथों में कान्य कब्ज भी कहा गया है, कान्य कब्ज कहा गया है कनौज को। अब देखो ये वाला कहानी यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन, जो प्रभाकर वर्धन था ना, उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था राज्यश्री, पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा बेटा था। अब देखो कहानी क्या स्टार्ट होता है। राजश्री का शादी हुआ था गृह वर्मा से, जो कि कनौज का शासक था, कनौज का राजा था। राजश्री की शादी हुआ था गृह वर्मा से, कनौज का शासक था। राजश्री दिखने में सुंदर थी, बहुत स्मार्ट थी, सुशील थी, कोई किसी को भी अट्रैक्ट कर ले रही थी। तो मालवा के शासक जो देवगुप्त था ना, इसके मुंह में, इसके पीछे पड़ गया था राजश्री का। जो मालवा का शासक था देवगुप्त, इसको ये पसंद करता था राजश्री को। अब राजश्री का जैसे शादी हुआ गृह वर्मा से, कनौज के शासक से शादी हुआ, देवगुप्त को लग गया बुरा कि भाई इसका शादी इसके साथ कैसे मेरे होते हुए। तो जो देवगुप्त था इसको आया गुस्सा, जब इसका शादी हो गया, राजश्री की शादी हुआ गृह वर्मा से, तो गुस्सा में आया, हथियार उठाया, गृह वर्मा को मार दिया, हत्या कर दिया। राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में रख दिया मालवा के शासक। अब देखो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट क्या आया। देवगुप्त ने मार दिया राजश्री के हस्बैंड को गृह वर्मा से। राजश्री का भाई था कौन? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को लगा कि मेरे बहन को, हस्बैंड को तुम कैसे मार दिया। राज्यवर्धन उठा और देवगुप्त को मार दिया, खलास, जाओ भागो, हटो रास्ते से। ठीक है, राजश्री को लेकर आया अपने दरबार में। जैसे राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा, तो शशांक था इसका मित्र, देवगुप्त का एक मित्र था, देवगुप्त का मित्र शशांक, गौड़ का शासक था, कि तुम मेरे मित्र को कैसे मारे राज्यवर्धन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अपने हुए
देवगुप्त का मित्र शशांक अपनी मित्रता निभाते हुए राज्यवर्धन की हत्या कर दी धोखा से। छल कपट किया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखो, देख रहे हो किस तरह मर्डर हो रहा है स्त्री के लिए। उसे ग्रंथों में लिखा गया भाई, जो स्त्री मुंह से बच गया ना और नासा से बच गया, उसका लाइफ सेट हो गया। तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। देवगुप्त का मित्र शशांक ने मार दिया राज्यवर्धन को। अब राज्यवर्धन था बड़ा भाई, छोटा भाई था हर्षवर्धन। उस समय छोटा भाई हर्षवर्धन मात्र 16 साल की गद्दी पर बैठा और अपने भाई का द्वेष निकालना था, इसको भाई का गुस्सा निकालना था। गद्दी पर बैठा, मार दिया शशांक को, भागो तुमने मेरे भाई को मारा है इसलिए मैं तुमको मार दूंगा। तो इस तरीके से ये सारा कहानी शुरुआत होता है। हो सकता है थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में समझते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के भाई के बाद जो 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर गद्दी पर जब बैठा था हर्षवर्धन, तो उन्होंने मारा था शशांक को। इन्होंने जैसे गद्दी पर बैठा तो शिलादित्य के नाम से जाना जाने लगा हर्षवर्धन। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक। परम भट्टारक उपाधि थी हर्षवर्धन की भी उपाधि थी परम भट्टारक। तो प्रभाकर वर्धन भी परम भट्टारक से नाम से जाना जाता है और हर्षवर्धन भी परम भट्टारक से नाम से जानता है। तो याद रखना कि परम भट्टारक की उपाधि से किन राजाओं को जानते हैं, तो हर्षवर्धन को और इसके पिता प्रभाकर वर्धन को। समझ में आ गया। अब देखो, हर्षवर्धन ने एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी पर, उसमें पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हयोसांग आया था भारत, जिसे यात्रियों के राजकुमार कहते हैं हयोसांग को, फिर शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये स्पेशली नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था हयोसांग। बौद्ध ग्रंथ का संग्रह भी किया था हयोसांग ने। अब देखो, इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। यानी हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बहुत फेमस पुस्तक है, याद कर लेना। फिर हर्ष ने भी कुछ रचना की थी, कुछ पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रांतीय शासक लोकपाल था हर्षवर्धन के समय। बस खत्म हो गया। आज का वीडियो बहुत छोटा था, लंबा नहीं था, सिंपल सा। अरे हम बोल रहे हैं ना, तो तुमको लग रहा है छोटा वीडियो है। तुम इसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। तुमको टाइम लगेगा याद करने में भाई, लिखने में टाइम लगेगा, याद करने में टाइम लगेगा। बस तुम कनेक्ट करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, देखो यहाँ पे भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख होता था, सिंचाई के साधन तुला यंत्र, जिसके जल पंप कहते हैं हम। तो ये चीज़ टॉपिक बहुत अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर दिए। कल क्या पढ़ेंगे, तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये टॉपिक हमको स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर चीज़ सीक्वेंस में हम पढ़ते जा रहे हैं भाई। तो आज क्लास खत्म करते हैं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 नवंबर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्लास आप देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।